नमस्कार साथियों, मैं गणेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल RIS गणेश में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। साथियों, आज मैं आपको EORO की कट ऑफ बताने से पहले कुछ बातें आपसे कहना चाहूंगा, जिस पर आपको गहन चिंतन और मनन करने की जरूरत है। साथियों, जैसा कि आपने हमारे पहले के वीडियो में देखा कि EORO की तैयारी जो लोग करना चाहते हैं वो सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। EORO के एग्जाम्स हो जाने के बाद में मैं आपको आगाह या चेतावनी या कुछ सुझाव देना चाहूंगा कि आपको एग्जाम्स की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए। मेरे पूर्व के वीडियो को आप देखेंगे तो मैंने आपसे दो बातें कही थी। पहले बातें तो ये कही थी कि जिस तरीके से आप लोग EORO की तैयारी में नगर पालिका कानूनों, नियमों, प्रक्रियाओं, योजनाओं में लगे हुए थे, उस तरीके की तैयारी आपको कहीं भी करने की जरूरत नहीं है। जब इस तरीके के एक्सपर्टाइजेशंस वाले एग्जाम्स होते हैं साथियों, जिसमें कानूनी प्रक्रियाओं या लॉ सब्जेक्ट्स के रूप में नहीं पूछा जाता, उस सब्जेक्ट्स के, उस कानून से, उस नियमों से जुड़े हुए प्रश्न जनरलाइज ही आते हैं, इसलिए स्पेशलाइजेशन होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि हमारी किताब सबसे पहले बहुत सरल ढंग से हमने प्रस्तुत की थी मुमल प्रकाशन की। मुमल प्रकाशन की ओर से गणेश शर्मा और सत्यपाल सिंह की किताब आई थी, तो उसमें गणेश शर्मा के रूप में मैंने कुछ बातें उसमें लिखी थी, बड़े सरल ढंग से, सरलता के ढंग से आपके लिए रखी थी कि ये चीजें सरल होंगी। लेकिन कई आलोचकों ने हमारे ऊपर व्यंग करना, आलोचना करना शुरू कर दिया, कटाक्ष करना शुरू कर दिया कि ये छोटी सी किताब में से क्या आएगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारी ही एक किताब थी जिसमें मौलिकता थी, सारगर्भितता थी, सरलता थी, सहजता थी। वो किताबों में, किसी दूसरी किताबों में खूब आई, 10 किताबें आई, 12 किताबें आई, कहीं नहीं मिले। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब कानून नियम पढ़ते हैं तो आपको सरल भाषा में कानून नियम होने चाहिए। दूसरी बात यह थी कि कानूनों में कई बातें ऐसी होती है कि जिसमें अतिशयोक्तिपूर्ण बातें या कुछ शब्दों की अतिशयोक्ति होती है, तो उन शब्दों की अतिशयोक्ति पर न जाकर आपने उस पैराग्राफ में क्या समझा है, ये बातें आप में होनी चाहिए। यही बातें हमने उस किताब में रखी, और उस किताब के आप ताजुब करेंगे कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि हमारे किताब में से 40 में से 40 प्रश्न आए हैं। और ये कोई दावा नहीं, आप कहेंगे सब सभी की किताबों में से आए हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमारी यदि 100 पेज की किताब आप यदि पढ़ लेते तो आपको 500 पेज नहीं पढ़ने पड़ते। उस 100 पेज की किताब को ही यदि आप 20 बार 30 बार पढ़ लेते तो आपको एक समझ पैदा होती, आपको कानूनों की, नियमों की, योजनाओं की पता होती। मैं जब कहीं जाता था तो लोगों को मेरी किताब के अलावा योजनाओं की जो गाइडलाइंस, प्रक्रिया है, उनको पढ़ते हुए देखता था, तो मुझे दुख होता था। मैं तो एक साफ गोई से कह भी देता था कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, तुम एक्सपर्ट बनने नहीं जा रहे, तुम केवल जर्नलिस्ट का एग्जाम्स दे रहे हो, इसलिए आपको केवल और केवल मुमल प्रकाशन की किताब ही पढ़नी चाहिए थी। उस पर आपने आक्षेप लगा दिया। कुछ क्लरिकल मिस्टेक्स होने की वजह से उसमें एक दो त्रुटियां भी उसमें थी, तो त्रुटियों पर भी लोगों ने आक्षेप लगाया, क्योंकि आक्षेप लगाने वाले दुनिया में बहुत मिल जाएंगे साथियों, लेकिन उसकी गूढ़ता को कोई नहीं समझा। चलो कोई बात नहीं, खैर छोड़िए हमारी बातों को। हम अब EORO की बात कर रहे हैं। EORO में जब आप जनरल स्टडी की बात कर रहे हैं, तो जनरल स्टडी में भी मैं यही कहता था कि आपको समझ आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। कल का जो पेपर था, उस पेपर के आधार पर आपको यह तय करना पड़ेगा कि कोई नौसिखिया कल के एग्जाम्स में सिलेक्ट नहीं होगा। इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। जिसकी तैयारी 3 से 4 साल की तैयारी राजस्थान के अध्ययन के संबंध में है, जिसकी इंडियन पॉलिटी के आधार पर बहुत अच्छी जिसने तैयारी कर रखी है, उसी का ही सिलेक्शन होगा। क्योंकि जो प्रश्न आए थे लग तो सरल रहे थे, लेकिन उनका उत्तर वही दे सकता है जिसको राजस्थान में समझ हो। तथ्यात्मक प्रश्नों के आधार पर आप 2-4 प्रश्नों को सरलता से कह सकते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जहां पर समझ की आवश्यकता थी, गहन अध्ययन की आवश्यकता थी, 3 से 5 साल की तैयारी की आवश्यकता थी। तो वो बच्चे आसानी से इसमें सिलेक्शन हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम EORO के बारे में जानना चाहेंगे कि EO के एग्जाम्स की जो आप तैयारी कर रहे थे, 90 पोस्ट EO की थी और 14 पोस्ट RO की थी। कुल मिलाकर 104 पदों के लिए ये
14 मई को एग्जाम्स आयोजित किया गया था, जिसमें 4.38 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और उपस्थिति मात्र 1.97 लाख, लगभग 1.97 लाख अभ्यर्थियों की रही है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आधे से भी कम अभ्यर्थियों की इस एग्जाम्स में उपस्थिति रही है। दूसरी बात, पेपर पैटर्न्स की बात करें साथियों, पेपर पैटर्न शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का पेपर की बात करते हैं तो दोनों पेपर्स को हम कह सकते हैं कि मॉडरेट्स पेपर थे, मॉडरेट्स था पेपर, और मॉडरेट्स के आधार पर ये कह सकते हैं कि दोनों पेपर का जो इक्वलाइजेशन था, जो एवरेज था, लगभग लगभग एग्जैक्ट बैठेगा। यदि हम कहते हैं कि शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 1 के पेपर की हम बात करें तो हर एक अभ्यर्थी का यदि 80 प्रश्न एवरेज बैठ रहे हैं तो आपके शिफ्ट 2 में 78 या 82 प्रश्न बैठेंगे, 82 प्रश्न का एवरेज रहेगा। तो कुल मिलाकर जो स्केलिंग की बात आती है, जो मॉडर्नेशन की बात आती है, तो मॉडर्नेशन में हम देखते हैं तो मुश्किल से 1 या 2 नंबर आपके कम या ज्यादा हो सकते हैं स्केलिंग में, तो बाकी ऐसा कोई वो नहीं रहेगा। जो भी आपके नंबर आ रहे हैं उन्हीं के आधार पर आप कट ऑफ तय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कट ऑफ की बात करते हैं कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की कट ऑफ क्या रहेगी। साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि जो कट ऑफ का निर्धारण है, कट ऑफ का निर्धारण ऐसे ही नहीं बनता। कट ऑफ की जो निर्धारण है इसमें हम देखेंगे कि अभ्यर्थी की गंभीरता कितनी है। मुझे आज भी याद है कि मैं 2007 जब मैं फाइनल ईयर में था और फाइनल ईयर में रहते हुए मैंने आरएस मेंस लिख रहा था, तो आरएस मेंस लिख रहा था तो आरएस मेंस से 4-5 दिन पहले ईओ का एग्जाम्स हुआ था, उसमें 32 पोस्ट हुई थी, शायद 32 के आसपास थी। वो एग्जाम्स भी हम चलते फिरते देकर आ गए थे, और देकर आए थे तो मैंने कोई तैयारी नहीं की थी साथियों, तब भी 100 में से मेरे 89 प्रश्न सही थे, क्योंकि प्रश्न जो आज कल का आप देख के आए थे उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि वो पेपर भी वैसा ही था। लेकिन कट ऑफ साथियों कितनी गई थी? जनरल की 96 गई थी, कट ऑफ जनरल की 96, 100 में से 96 जिसके सही थे जनरल में, उसका सिलेक्शन हुआ था। और मेरे 89 थे, जो मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, आवेदन कर दिया था और आवेदन करने के बाद मैं देकर आ गया था। तो 89 और 96 में बहुत गैप होता है। कोई व्यक्ति आज सोचता है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है साथियों, और पोस्ट के साथ में इस पोस्ट की जो प्रतिष्ठा है वो बहुत बड़ी है साथियों। इस प्रतिष्ठा, इस पावर के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो पद है बहुत बड़ा पद है अपने आप में, और बड़ा पद होने के नाते छात्रों की गंभीरता भी इसमें है। जो लोग ऑलरेडी आरएस सिलेक्टेड हैं, कोई इंस्पेक्टर लगा हुआ है, कोई इंडस्ट्रीज एक्सटेंशन ऑफिसर लगा हुआ है, कोई दूसरे विभागों में जहां जहां सेंट्रल गवर्नमेंट में इंस्पेक्टर्स लगे हुए हैं, उन लोगों ने भी ईओआरओ का एग्जाम्स दिया है। उन चीजों को भी हमें देखनी पड़ेगी। जो लोग पिछले 10 साल से 5 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं वो लड़के भी इसमें एग्जाम्स दे रहे हैं, इसलिए कट ऑफ जाने का तो, कम जाने का तो कोई चांसेस बनता ही नहीं है। और दूसरी बात, सभी लोग तैयारी भी करने लगे हैं। तो मैं जनरल की कट ऑफ इसमें बताने जा रहा हूं कि जनरल की कट ऑफ रहेगी वो आपके 105 से 108 के मध्य जनरल की कट ऑफ रहेगी। 110 प्लस मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि ये अतिशयोक्ति हो जाएगी या अत्यधिकता हो जाएगी। 105 से 108 जनरल की रहेगी, 105 से किसी भी हालात में कम नहीं रहेगी, चाहे कितना भी कोई कुछ कहे, ये बात तय है। यदि ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ 103 से 105 होने के चांसेस हैं। यदि कोई ओबीसी का अभ्यर्थी 105 तक अपने नंबर ला रहा है तो यहां पर उसको सहज एक आराम से ओबीसी में हो सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस 1-2 प्रश्नों को छोड़ के 101 से 103 के आसपास ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो सकता है। जब हम बात करते हैं एमबीसी की 100 से 102 अंक जिनके आ रहे हैं एमबीसी में, वो व्यक्ति भी इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। और साथ में एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी में हम 95 से 100, दोनों ही कैटेगरी में हम 95 से 100 जिन जिन अभ्यर्थियों के हैं वो व्यक्ति अपने आप को लगभग सिक्योर मान सकता है। साथ में हम दूसरे कैटेगरी की बात करें, जैसे मान लो महिला आती है तो महिला में प्लस माइनस 2 या 3 अंक आप कम कर सकते हैं रेस्पेक्टिव कैटेगरी में। 2 या 3 अंक कम करके
आप महिला की कैटेगरी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जनरल में आपकी 105 जा रही है तो महिला की 102 या 103 कट ऑफ रहेगी, ज्यादा कोई अंतर इसमें आने के चांसेस नहीं बनते। यदि ओबीसी की 103 जा रही है तो 101 या 100 के आसपास ओबीसी की कट ऑफ रहने के चांसेस। इसी तरीके से रेस्पेक्टिव कैटेगरी में आप तय कर सकते हैं एससी और एसटी की क्या रहेगी। यदि हम नॉन टीएसपी में और टीएसपी सेक्टर में जाते हैं तो टीएसपी सेक्टर में ये सभी कैटेगरी में अंडर 100 हो जाती है, अंडर 100 सभी कैटेगरी में जाएगी। ये बात तय है कि नॉन टीएसपी में यदि कोई अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी का भी है तो जनरल कैटेगरी में भी अंडर 100 होने के चांसेस बनते हैं। तो इन बातों को हम बात करते हैं। तो ये हमारा कट ऑफ एनालिसिस था। आपको हमारा कट ऑफ एनालिसिस कैसा लगा जरूर बताइएगा, और यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या है आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। हम आपको भविष्य के लिए गाइड करते रहेंगे, बस आप हमारा वीडियो देखते रहिएगा। धन्यवाद।